90s में एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने लगातार 10 से ज्यादा फ्लॉप्स दिए हुए थे, बट फिर भी कहते हैं कि एक डायरेक्टर उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें मूवीज मिलती थी। एंड यस, मैं बात कर रहा हूं माधुरी दीक्षित की। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी स्माइल पर लाखों लोग फिदा थे, जिनके डांस ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था। एंड ये वही एक्ट्रेस थी जिनके अफेयर्स एक टाइम पे इतने क्रेजी थे कि सब लोग शॉक हो गए थे, जिसका नाम एक के बाद एक कई सारे शादीशुदा आदमियों के साथ जोड़ा गया। यहाँ तक एक डायरेक्टर को कुछ न्यूज़पेपर्स इनका शुगर डैडी तक कहने लगे थे। एंड यही नहीं, उनका एक ऐसा सीन जिसके पीछे एक क्रेजी कहानी छुपी हुई है। और आखिर क्यों बॉलीवुड की इतनी सुंदर एक्ट्रेस को लोग घर तोड़ने वाली कहते हैं, आज मैं आपको सब बताऊंगा इन दिस वीडियो ऑफ द डार्क सीक्रेट्स ऑफ माधुरी दीक्षित। मोस्ट ऑफ द लोग माधुरी जी को धक धक करने लगा या फिर 1 2 3 से जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता कि माधुरी दीक्षित कौन है तो उनके लिए बता दूं। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 में मुंबई में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था, जहां उनकी 2 बड़ी बहनें थी और एक बड़ा भाई था। बचपन से ही उनकी मां चाहती थी कि माधुरी कुछ अलग करे, इसीलिए सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया। और 9 साल की उम्र तक माधुरी कथक में इतनी अच्छी हो चुकी थी कि उनकी फोटोज लोकल न्यूज़पेपर्स में भी छपने लगी थी। एंड इससे अलग वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट बॉलीवुड के सुपरस्टार कैसे बनी। तो 17 साल की उम्र तक माधुरी ने कथक मास्टर कर लिया था एंड कई फेमस लोग उन्हें देखने भी आते थे। एंड ऐसे ही एक दिन उन्हें देखा उनकी बहन के एक फ्रेंड ने। एंड ये और कोई नहीं थे, ये थे अबोध के मूवी प्रोड्यूसर। माधुरी चार्मिंग थी एंड उनके पास स्किल्स भी थे, बट उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ थे। वी ऑल नो कि बॉलीवुड को उस टाइम भी काफी डर्टी इंडस्ट्री माना जाता है एंड ऐसे में कौन अपनी बेटी को उधर भेजना चाहेगा। बट अगर उनके पेरेंट्स इस डिसीजन के खिलाफ थे तो माधुरी बॉलीवुड में कैसे आई। तो काफी समझाने के बाद फैमिली मान गई और माधुरी ने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली एंड ये मूवी थी अबोध। बट ये फिल्म फ्लॉप हो गई। एंड मे बी पहली मूवी थी इसीलिए ऐसा हुआ, राइट? बट सिर्फ अबोध नहीं, उनकी मूवीज लाइक आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, मोरे और उत्तर दक्षिण जैसे कई प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन रिजल्ट लगभग हर बार सेम था, फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप। आज अगर किसी न्यूकमर की इतनी फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप हो जाए तो शायद ही फिर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनकी तरफ देखे, लेकिन माधुरी के साथ ये उल्टा था। उनकी फिल्में फ्लॉप तो हो रही थी, लेकिन उन्हें काम भी मिलता जा रहा था। और सिर्फ काम ही नहीं, बड़े बैनर्स की हर वो मूवी जो उस वक्त रिलीज हो रही थी उसमें माधुरी थी। औरत की तरह जीना सीखो बेटी। एंड यहीं पर आया सवाल कि अगर माधुरी फ्लॉप है तो इन्हें मूवीज दे कौन रहा था। एंड फिर एंट्री हुई उस शुगर डैडी की जिसका सीक्रेट आपको शॉक कर देगा। 90s में अगर कोई डायरेक्टर सबसे फेमस था तो वो थे सुभाष घाई। जी हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने हीरो, कर्मा, राम लखन जैसी बड़ी फिल्में बनाई थी। उस वक्त बॉलीवुड में कहा जाता है कि अगर किसी डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था तो वो सुभाष घाई का है। और उस वक्त कई न्यूज़पेपर्स और कॉलम्स ने छापा कि यही वो डायरेक्टर थे जिनकी वजह से माधुरी का करियर बना। जी हाँ, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग नोटिस करने लगे कि माधुरी की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, लेकिन उन्हें काम मिलना बंद नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे उन्हें और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। एंड इसी बीच स्पेकुलेशन आया कि ये नाम है सुभाष घाई। फिल्म मैगजीन्स और टैबलॉइड्स में गॉसिप चलते थे कि सुभाष घाई माधुरी की तरफ कुछ ज्यादा ही बायस थे। कुछ जगहों पे तो ये तक क्लेम्स आए कि वो खुद बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पर्सनली उनका नाम सजेस्ट करते थे और माधुरी जी को इंडस्ट्री में टिकाए रखने में उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, बट अगर आप उस वक्त की मैगजीन आर्टिकल्स उठाओगे तो आपको कई चीजें मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप रेडिट पे जाओगे तो आपको एक पूरा सेक्शन भी मिलेगा जो इस पूरे आइडिया को डिस्क्रेडिट करता है, क्योंकि ये मिसोजिनी से भरा हुआ है। देखो, एक चीज समझो, हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पे मर्दों के व्यूज को ज्यादा सुना जाता है। सो नॉट जस्ट माधुरी। कहते हैं कि सुभाष घाई ने ऐश्वर्या का भी करियर बनाया है, बट अगर आपको ऐश के बारे में पूरा जानना है तो हमारे ये वीडियो जरूर देखना। बट कोई डायरेक्टर किसी एक्ट्रेस को इतना फेवर देगा क्यों? बताता हूं क्यों। क्योंकि ओपनली माधुरी जी को यह पूछा गया था कि क्या सुभाष घाई उनके शुगर डैडी हैं। पर जब माधुरी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुभाष घाई और बाकी एक्टर्स उनका सपोर्ट करते हैं, फिल्म्स रेकमेंड करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स पागल नहीं है कि वो ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज माधुरी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया है वो उसको ले लेंगे। एंड उनके हिसाब से वो सिर्फ एक मेंटर की तरह थे। भाई सच में अगर आप ये इंटरव्यू पॉज करके पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा ये क्वेश्चंस कितने डीमीनिंग थे। आई मीन ओपनली किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की बात की जा रही है, किसी को ओपनली स्लट शेम किया जा रहा है। अब ये पूरी कहानी कितना गॉसिप है इसका एग्जैक्ट जवाब सिर्फ माधुरी या सुभाष घाई के पास है। बट जो भी हो, माधुरी अब धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही थी, लेकिन फिर आया वो टाइम जब उनके पेरेंट्स उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे।
तो 80s के वक्त माधुरी की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी एंड ऐसे में उनकी फैमिली ने सोचा कि क्यों ना उनको सेटल कर दे, हाँ मतलब उनकी शादी करा दे। इवन माधुरी जी भी इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, पर उनकी फैमिली उनके लिए लड़का ढूंढने लगी। कंसेंट की बात ही कर लेते एंड काफी ढूंढने के बाद उन्हें मिले सिंगर सुरेश वाडकर। जी हाँ, वही सुरेश वाडकर जिन्होंने तुमसे मिलके और ए जिंदगी गले लगा जा जैसे गाने गाए हैं। लेकिन जब इनके पास माधुरी जी का रिश्ता आया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड रीजन सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। उनके हिसाब से माधुरी जी टू स्लिम थी। What the fuck भाई, पतली कमर वाली लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। अगर आप भी पतली कमर वाली लड़की हो तो नीचे कमेंट कर दें। जहां ये रिजेक्शन सैड था, लेकिन इसके बाद वो होने वाला था जिसने माधुरी जी के करियर पर ऐसा दाग लगा दिया जो आज तक नहीं मिटा। तो साल था 1988 और आई देवन एंड आई एम श्योर आपने इसका ये गाना जरूर सुना होगा। लोगों ने थिएटर में ये मूवी देखी और देखकर शॉक हो गई क्योंकि इसके अंदर माधुरी थी और उनका एक किसिंग सीन था। एंड किसिंग सीन से कोई दिक्कत नहीं थी, बट उन्होंने जिसे किस किया था वो उनसे 20 साल बड़े विनोद खन्ना जी थे। एंड ये किसिंग सीन छोटा मोटा नहीं था। रिलीज के बाद ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि लोग फिल्म से ज्यादा उसी सीन की बात करने लगे। तो और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती थी कि ये सीन के दौरान विनोद खन्ना जरूरत से ज्यादा ही सीन में इन्वॉल्व हो गए थे और कट बोलने के बाद भी नहीं रुके। सोचो वो एक 21 साल की एक्ट्रेस के लिए कितना अनकंफर्टेबल होगा ये सीन। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि विनोद खन्ना पे तो लोग गुस्सा हुए होंगे, राइट? नहीं, लोग कहने लगे कि एक यंग एक्ट्रेस होकर भी अपने से बड़े एक्टर के साथ ऐसा किसिंग सीन करने के लिए वो मान कैसे गई? मतलब डिस्गस्टिंग। सीन में 2 लोग शामिल थे लेकिन क्रिटिसिज्म सिर्फ एक का हिस्सा क्यों? माधुरी ने कई सालों बाद खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में एड्रेस भी किया और कहा कि ये सीन करना आज भी उनके लिए एक अफसोस वाली बात है। बट जब वो इंडस्ट्री में नहीं आई थी तो डायरेक्टर को नो बोलने का चांस नहीं ले सकती थी एंड इसीलिए उन्होंने ये सीन किया। एंड ये हमें बहुत कुछ बताता है कि बॉलीवुड इतना साफ नहीं है जितना दिखता है। जहां ये कंट्रोवर्सी तो आकर चली गई, बट अभी एक ऐसी मूवी आने वाली थी जिसने माधुरी को स्टारडम तो दे दिया बट साथ ही साथ एक कंट्रोवर्शियल अफेयर भी। तो आपने ये गाना तो सुना होगा, राइट? ये गाना एक बैंगर है एंड एवरीबॉडी लव्स इट। एंड ये गाना था मूवी तेजाब का। ये मूवी तो सुपर हिट बनी, बट साथ साथ ये गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ था, ये क्रेज बन गया था। ओवरनाइट माधुरी दीक्षित हर घर का नाम बन गई थी। कल तक जो एक्ट्रेस फ्लॉप फिल्म्स के लिए जानी जाती थी, आज वही बॉलीवुड की नई सेंसेशन बन चुकी थी। प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करना चाहते थे, डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे और ऑडियंस उनकी दीवानी हो चुकी थी। लेकिन फेम के साथ एक और चीज भी आई जिसने सबको शॉक कर दी। तो तेजाब के बाद माधुरी दीक्षित स्टार बन चुकी थी, लेकिन फिर आई राम लखन और यहां से चीजें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, गाने सुपर हिट हुए और सबसे ज्यादा पसंद की गई माधुरी और अनिल कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। स्क्रीन पर दोनों इतने नेचुरल लगते थे कि लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकता। और फिर यही से रूमर्स फैलने लगे। जहां केमिस्ट्री हिट होती थी वहां गॉसिप्स भी स्टार्ट हो जाते थे, जैसे आपकी स्कूल वाली क्रश का स्टाफ रूम में पता चल गया था। राम लखन के बाद दोनों ने एक के बाद एक फिल्म साथ में करी। तेजाब, किशन कन्हैया, बेटा, परिंदा विच इज माई पर्सनल फेवरेट एंड इवन धक धक जैसे बैंगर गाने कौन भूल सकता है। और फिर धीरे धीरे अनिल और माधुरी की ये जोड़ी ही प्रोड्यूसर्स की फेवरेट बन गई। कहा जाता है कि उस टाइम पर जिस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का नाम आ जाता था, दैट फिल्म वाज अ सुपर हिट। लेकिन जितनी तेजी से फिल्में हिट हो रही थी, उतनी ही तेजी से गॉसिप मैगजीन्स भी स्टोरीज छाप रहे थे। और फिर धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि अगर A² + B² का फॉर्मूला लगाए तो शायद ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही रियल लाइफ में भी चल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अनिल कपूर पहले से मैरिड थे। इनफैक्ट माधुरी से अनिल कपूर के बारे में जब भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इन रूमर्स को डिनाई कर दिया। और एक इंटरव्यू में माधुरी जी ने मजाक मजाक में यह भी कह दिया कि वो अनिल कपूर जैसे इंसान से चांस मिले तो भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अनिल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और हाइपर हैं, जबकि उन्हें एक काम और कूल हस्बैंड चाहिए। जहां ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, बट आर्टिकल्स यहां पर भी नहीं रुके। एंड फिर आया वो दिन जब अनिल कपूर की वाइफ माधुरी से मिलने सेट पर आ गई। उस टाइम माधुरी और अनिल कई मूवीज साथ में शूट करने लगे एंड ऐसे में कहा गया कि अनिल कपूर की वाइफ शूटिंग सेट पर पहुंच गई थी और उसके बाद माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। हर तरफ रूमर्स थे, बट इस बात की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैगजीन्स ने स्टोरी को काफी हवा दी। वी ऑल नो कि न्यूज़पेपर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैगजीन्स तो फिर भी दूर की बात है। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को और भी ज्यादा इस पे सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस जोड़ी ने लगभग 18 फिल्में साथ की थी, जिनकी केमिस्ट्री पर प्रोड्यूसर्स करोड़ लगाने को तैयार थे, जिनके नाम से थिएटर्स भर जाते थे, अचानक उनकी फिल्में साथ आना लगभग बंद हो गई थी। यस, आउट ऑफ अ सडन इतनी ही जोड़ी एकदम से एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया था। और जब इतनी सक्सेसफुल जोड़ी अचानक गायब हो जाए तो सवाल उठना तो बनता है, बनता है। सच
सच क्या था ये शायद सिर्फ अनिल कपूर और माधुरी जानते हैं। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अनिल कपूर के इस इंसिडेंट के बाद लोगों को लग रहा था माधुरी मूवीज पर फोकस करेंगी, बट उनका नाम फिर से एक इंसान के साथ जुड़ा जो मैरिड थे, बट साथ ही साथ उस इंसान पे एलिगेशंस थे कि वो देश के खिलाफ है। अब हम दोनों को एक ही कसम खानी है, साथ में जीना है, साथ में मरना है ना? बॉलीवुड में एक बैड बॉय है जिन्होंने क्लेम किया है कि उनका बॉडी काउंट 308 है। 308 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। दिल्ली से था क्या भाई? एंड वो और कोई नहीं, वो है संजय दत्त। संजय दत्त की इन्हीं अफेयर्स में एक नाम सबसे शॉकिंग जो आता है वो आता है माधुरी दीक्षित का। रिपोर्ट कहती है कि दोनों फर्स्ट टाइम खतरों के खिलाड़ी शो पे नहीं, मूवी में जो 1988 में आई थी उसके सेट पर मिले थे। एंड उस वक्त माधुरी इंडस्ट्री में नहीं आई थी, जबकि संजय दत्त तब एक बड़े स्टार बन चुके थे। कोई शायर कोई पागल। इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र और चंकी पांडे भी थे एंड इसमें दोनों की नॉर्मल को-स्टार जैसी ही बातचीत थी। एंड इसके बाद जाकर उन्होंने इलाका, थानेदार, साजन और खलनायक जैसी बड़ी फिल्मों में धूम मचा दिया। दोनों ने साथ में परफॉर्मेंस दी, बट क्या इनकी केमिस्ट्री दोस्ती तक नहीं रुकी? जैसा मैंने बताया, जब एक एक्टर और एक्ट्रेस की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन हिट हो जाती है, सबको लगता है भाई ये ऑन स्क्रीन इतना अच्छा है तो रियल लाइफ में भी तो एक्चुअली कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड ऐसे ही अफेयर की गॉसिप चलना लाजमी थी। मैगजीन्स ने छापना चालू कर दिया कि संजय और माधुरी शूटिंग के दौरान काफी क्लोज रहते थे, दोनों फ्री टाइम में घंटों तक बातें करते थे, विच इज नथिंग रॉन्ग। बट ये रूमर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? नहीं, एक्चुअली इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे। यहां तक कि जब ये खबरें बाहर आई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, संजय दत्त की वाइफ ऋचा शर्मा अमेरिका में कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रही थी। एंड इमेजिन हाउ टफ इट वुड हैव बीन टू हियर दिस न्यूज। एंड अगर आपको इस चीज के बारे में और पूरी डिटेल्स जाननी है तो हमारे ये वाला वीडियो जरूर देखना। माधुरी और संजय के कनेक्शन के ये रूमर्स हर तरफ फैल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे अपेरेंटली माधुरी को संजय दत्त को छोड़ना पड़ा। तो जब इंडस्ट्री में बात चल रही थी कि अब इन दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाला है, मतलब शादी, वही होता है 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में संजय दत्त का भी नाम सामने आता है। और यहां तक कि उनके घर से AK-47 राइफल भी मिलती है, जहां से हंगामा शुरू हो जाता है। संजय दत्त को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कोर्ट केस शुरू हो जाते हैं और यहीं से कहानी पलट जाती है। आर्टिकल्स ने क्लेम किया कि इसी इंसिडेंट के बाद माधुरी ने फैमिली प्रेशर या खुद से ही संजय से डिस्टेंस बनाना शुरू कर लिया। जिस रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोग शादी तक की बातें कर रहे थे, वो अचानक खामोशी में बदल गया। और इसी तरह एंड हुई वो स्टोरी जिसकी एंडिंग की उम्मीद लोगों को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन गेस व्हाट, ऑफ कोर्स ये माधुरी जी की लाइफ का एंड नहीं था। अब तो उनकी लाइफ में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे इंसान की जिसने उन्हें इससे भी ज्यादा दर्द दिए। अब अगर आप 90s में बड़े हुए हो तो आपको एक इंसान का नाम जरूर पता होगा, एंड इट्स अजय जडेजा, जिनका ऑसम प्ले जडेजा से कोई लेना देना नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों बोली मुझे पता नहीं। जिनकी पॉपुलैरिटी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी एंड हर कोई उन्हें चाहता था। और यही एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की। रिपोर्ट्स ने फिर से छापे कि दोनों फर्स्ट टाइम एक मैगजीन शूट पर मिले एंड अजय पहले से ही माधुरी के फैन थे एंड धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई। दोनों ने साथ में कई फोटो शूट करवाई, कई इवेंट्स में साथ नजर आने लगे और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। मीडिया हाउसेस ने रूमर्स चलाने शुरू कर दिए कि माधुरी और अजय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये मीडिया रिपोर्ट्स इतने कन्विक्शन के साथ छापते हैं ना कि एक बार को पढ़ के लगे भाई यही हो रहा है दुनिया में। एंड ये पहली बार था जब माधुरी जी का नाम किसी अनमैरिड इंसान के साथ लिंकअप किया गया हो। इससे पहले उनके जितने भी रूमर्स थे उनमें से सामने वाला एक्टर पहले से शादीशुदा था, लेकिन अजय के केस में ऐसा नहीं था। इसी वजह से लोग इस बार इसे सच मान रहे थे और लग रहा था कि इस बार वो शादी करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है कि माधुरी जी इस रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियस थी कि वो बॉलीवुड में अजय को लॉन्च कराना चाहती थी, जिसके लिए वो उन दिनों के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी करती थी। बट इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद माधुरी फिर से अकेली हो गई। देखो, अजय एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने, मतलब वही पुरानी कंजर्वेटिव थिंकिंग। ऊपर से कुछ टाइम के बाद अजय का नाम मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में भी आ गया, जिससे धीरे धीरे दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी गायब होने लगी। और बाद में जब एक इंटरव्यू में अजय से माधुरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन रूमर्स को डिनाई किया। उनका कहना था कि माधुरी बहुत सुंदर है, वो उनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उनके बीच दोस्ती के आगे कुछ नहीं है। आई ट्रस्ट यू अजय भाई, इन फोटोज को भी मैं इनकार कर देता हूं। अब सच क्या है, अगेन ये दोनों ही जानते हैं क्योंकि मैं उधर नहीं था। एंड अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताना। अजय भाई लव यू। लेकिन इसी इंसिडेंट के बाद माधुरी जी ने ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया।
साल था 1999 एंड अचानक खबर आई कि माधुरी वेड्स डॉक्टर श्रीराम नैने। हाँ, माधुरी जी ने शादी कर ली थी और ये कोई बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर कोई फेमस पर्सन नहीं थे, बल्कि ये था अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स के साथ ब्रेकअप होने के बाद माधुरी जी ने किसी से शादी कर ली, वो भी एक डॉक्टर से। देखो, ये कोई रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि एक टाइप के अरेंज मैरिज थी। बैक टू स्टार्ट, जहां मैंने बताया था कि माधुरी जी की 2 बहनें और एक बड़ा भाई था, तो श्रीराम नैने उनके भाई के अच्छे दोस्त थे। उन्हीं के थ्रू दोनों की मुलाकात हुई, बातें हुई और कुछ ही महीनों में शादी भी हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि डॉक्टर नैने को अंदाजा भी नहीं था कि माधुरी जी इंडिया में कितनी बड़ी सुपरस्टार हैं। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब शादी के रिसेप्शन में अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, इरफान काय्यूम और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उन्हें बधाई देने आए। तब जाकर उन्हें समझ आया कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी हीरोइन से शादी कर ली है। कैसा डॉक्टर है भाई। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से उनका रिलेशनशिप बाकी सबसे अलग भी था, क्योंकि यहां कोई स्टारडम इन्वॉल्व नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, ना ही कोई गॉसिप थी, सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी थी। बट गेस व्हाट, इस शादी के तुरंत बाद माधुरी जी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा बॉलीवुड उनके पति को टॉक्सिक समझने लगा। तो शादी के बाद माधुरी जी की पुकार, लज्जा और फिर देवदास जैसी फिल्में आई, और देवदास के वक्त वो अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थी। आई मीन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज इन बॉलीवुड एंड उसे बेटर बनाता है माधुरी जी का कैरेक्टर। अब नाम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट सब उनके पास था। लेकिन फिर साल 2002 में देवदास रिलीज होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया। तो एक दिन खबर आई कि माधुरी जी अब बॉलीवुड से ब्रेक ले रही हैं और वो इंडिया से बाहर जा रही थी। एंड तभी कई लोगों को लगने लगा कि सब उनकी पति की वजह से हुआ है। आई मीन, ऑब्वियसली वो फॉरेन में रहते तो सबको लगा कि उनकी वजह से, उनके डिसीजन की वजह से माधुरी ने ये स्टेप लिया। बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जब मीडिया ने उनसे रीजन पूछा तो माधुरी जी ने कहा कि बहुत छोटी उम्र से उन्होंने सिर्फ सेट्स, कैमरास और लाइट्स ही देखी थी। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें कोई पहचाने नहीं, जहां वो खुद सुपरमार्केट जाकर शॉपिंग कर सके, खुद खाना बनाकर खा सके और आम लोगों की तरह जिंदगी जी सके। और इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अमेरिका में सेटल हो गए। एंड गेस व्हाट, वही उनके 2 बेटे हुए, अरिन और रायन। और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद ये माधुरी जी के बॉलीवुड के करियर का एंड था। बट लेजेंड्स इतनी आसानी से रिटायर नहीं होते। तो साल था 2007 एंड आई मूवी आजा नचली, एंड इसका ये सॉन्ग आप सबने सुना होगा एंड इवन इसके अंदर माधुरी जी का डांस वाज क्रेजी। बट ये मूवी फ्लॉप थी। लेकिन टाइटल सॉन्ग और माधुरी जी का डांस सुपर से भी ऊपर हिट हो गया और फैंस को लगने लगा कि शायद माधुरी दीक्षित का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। पट फिल्म के बाद वो फिर अमेरिका लौट गई और अब शायद ये फाइनल गुड बाय था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने माधुरी जी के करियर बदल दिया, बट उन्हें फिर से कंट्रोवर्सी में लाकर खड़ा कर दिया। तो 2011 में माधुरी जी अपनी पूरी फैमिली के साथ परमानेंटली इंडिया वापस आ गई। फैंस के लिए ये सरप्राइज से कम नहीं था और जो लोग सालों से ये मानते थे कि उन्होंने अपने पति की वजह से बॉलीवुड छोड़ा था, उनके लिए भी और शॉकिंग था, क्योंकि इस बार डॉक्टर नैने भी अपना सेटल्ड करियर और लाइफ छोड़कर इंडिया आ गए थे। ये देख के सारे हिटर्स रोने लगे और अब वक्त था माधुरी दीक्षित के कमबैक का। एंड फिर आई ये जवानी है दीवानी और उसमें ये गाना था घाघरा, एंड इसने सबको याद दिला दिया कि माधुरी का मैजिक अभी भी जिंदा है। उसके बाद डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक डांसिंग आइकॉन नहीं है, बल्कि एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस भी है। हम इश्क के दायरे से बहुत दूर निकल चुके हैं इफ्तिखार। लेकिन जैसे ही फेम वापस आया, उसके साथ कंट्रोवर्सी भी आ गई। तो 2015 में न्यूज आई कि मैगी बहुत खतरनाक है एंड इसके अंदर लेड होता है जो बहुत डेंजरस है खाने वाले के लिए। एंड जब पूरे देश में मैगी को लेकर हंगामा मच गया था, इसी हंगामे में हेट सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि उनके ब्रांड एम्बेसडर्स को भी मिली थी। एंड गेस व्हाट, माधुरी जी थी मैगी की ब्रांड एम्बेसडर। हेल्थ को मजेदार बनाने का एक और तरीका, मैगी। एंड फिर हरिद्वार फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें ऑर्डर भी भेजा कि माधुरी को पेश होना होगा और अपना पक्ष रखना होगा। बट आई गेस ये बहुत गलत है। आई मीन, ऐसे तो शाहरुख खान, अजय देवगन भी बहुत कुछ प्रमोट करते हैं, बट सोचो उस एक्ट्रेस के लिए ये कितना अजीब होगा जिसे हमेशा से प्यार और तालियां मिल रही होंगी और लोग अचानक उन्हें हेट कर रहे हैं एक इनडायरेक्ट रीजन की वजह से। हालांकि वक्त के साथ कंट्रोवर्सी ठंडी पड़ गई, लेकिन मैगी अभी भी गर्म है। लेकिन इस इंसिडेंट ने माधुरी जी को एक बार फिर हेडलाइंस में ला दिया। बट माधुरी जी सिर्फ मूवीज एंड न्यूज में नहीं रुकने वाली थी। डांस दीवाने, झलक दिखला जा जैसे रियलिटी डांस शोज को लोग एंजॉय ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पे वन ऑफ द जजेस इज माधुरी दीक्षित।
मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई। आई मीन पहले के जमाने में होते थे जज, माधुरी जी को डांस आता था तो अच्छा भी लगता था, वरना इंडियन आइडल में नेहा कक्कर क्या कर रही है भाई। एंड यही नहीं, और रिसेंट ईयर्स में भी उन्होंने द फेम गेम और भूल भुलैया 3 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ ये साबित किया है कि उनका स्टारडम अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 दिन बाद साइन करते हैं दुर्गाष्टमी के दिन। और शायद इसीलिए आज भी 50s में होने के बाद भी उनका नाम कई यंगर एक्ट्रेसेस से ज्यादा रिस्पेक्ट से लिया जाता है। एंड इट्स क्रेजी कि वो अभी भी काम करती हैं एंड शी इज स्टिल लिविंग द ड्रीम। माधुरी दीक्षित वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने यंग से लेकर ओल्डर जनरेशन को अपना दीवाना बनाया था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो टैलेंटेड थी। उनके ऊपर मैगजीन्स, न्यूज आर्टिकल्स ने ऐसे ऐसे रूमर्स बनाए जो किसी को भी तोड़ने के लिए काफी थे, बट नॉट फॉर हर। शी वाज स्ट्रांग। उन्होंने हर चीज से फाइट की। स्टार्टिंग में बेशक उन्होंने फ्लॉप दिए, बट ये कहना सही होगा कि शायद उनसे ज्यादा फेमस और हिट रोल्स किसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिए होंगे। उनकी जर्नी फ्लॉप फिल्म से शुरू हुई एंड कंट्रोवर्सीज, रिलेशनशिप रूमर्स और एंडलेस स्क्रूटिनी से भरी रही, बट डिस्पाइट ऑल दैट शी केप्ट मूविंग। एंड जब लोगों को लगा सब खत्म हो गया, तब वो सुपरस्टार बनी। और जब उनके पास नाम, फेम, मनी और रिस्पेक्ट सब कुछ था, तब उन्होंने अपनी खुशी को चूज किया। बिकॉज हर स्टोरी वाज नेवर जस्ट अबाउट हिट फिल्म्स और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स। इट वाज अबाउट सर्वाइविंग controversies, ignoring rumors, choosing her own happiness and still staying relevant for more than 3 decades. And ये crazy है कि उन्हें 90s का हर इंसान जानता है and कैसे डांसिंग को इंडिया में माधुरी दीक्षित से जोड़ा जाता है। And माधुरी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, we love you and we respect you. सक्सेस तो है, सभी देख रहे हैं, लेकिन मेरे जो मन में है, आई हैव टू शेयर इट विद समवन, माय सक्सेस, बिकॉज़ फाइनली वन डे पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट यू, यू नो, एंड हु इज गोइंग टू बी विद यू, योर कंपेनियन। तो ये था हमारा वीडियो ऑन माधुरी दीक्षित। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, यानी सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमास्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक है। बाय बाय। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे अजाने मन